Kids Corner। ब्राह्मणी की अंतिम चाल। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी का मुंहफट स्वभाव था, जिससे ब्राह्मण के परिवार के लोग उससे ठीक से नहीं पेश आते थे। घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। ब्राह्मण इस रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया। उसने सोचा कि परदेश जाकर अलग घर बसाना बेहतर रहेगा, वहां शांति से जीवन जी सकेंगे। यह सोचकर वह अपनी पत्नी को लेकर परदेश की यात्रा पर चल पड़ा। यात्रा के दौरान एक घना जंगल आया। दोनों काफी थक चुके थे और पत्नी को प्यास भी लगी थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लाने के लिए चला गया, लेकिन जब वह पानी लेकर लौटा तब तक उसकी पत्नी प्यास के कारण मर चुकी थी। ब्राह्मण दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन शुरू करने के लिए परदेश जा रहा था और आपने उसकी जान ले ली। कृपा कर मेरी पत्नी में प्राण वापस डाल दीजिए। भगवान ने आकाशवाणी की, ब्राह्मण, यदि तुम अपनी आधी जान अपनी पत्नी को दे दोगे तो वह जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने अपनी आधी जान पत्नी को दे दी। उसकी पत्नी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। चलते चलते वे एक नगर के पास पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह कुएं के पास बैठी रहे, जबकि वह भोजन की व्यवस्था करने चला जाएगा। जब पत्नी कुएं के पास बैठी थी तो उसने देखा कि एक लंगड़ा युवक रहट चला रहा था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। ब्राह्मण भोजन लेकर लौटा तो पत्नी को लंगड़े युवक के साथ बातें करते हुए पाया। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में कुछ दे दो, इससे पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को भोजन में शामिल किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन के बाद जब वे चलने लगे तो पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, क्यों ना हम इस युवक को अपने साथ ले चलें? वह हमारे साथ रहेगा तो मुझे अकेले डर नहीं लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, हम अपना बोझ मुश्किल से उठा पाते हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे? लेकिन पत्नी ने कहा, इसे पिटारे में रखकर हम साथ ले चल सकते हैं, ये किसी न किसी काम आएगा। आखिरकार ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान ली और लंगड़े युवक को पिटारे में रख लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए रुके। उस समय पत्नी और लंगड़े युवक ने मिलकर ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया और उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर चुका है। फिर वे आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद वे एक और नगर के पास पहुंचे। नगर के पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोका और पिटारे की तलाशी ली। पिटारे से लंगड़ा युवक बाहर आया। दोनों को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में क्यों लेकर आ रही थी? ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। हम अपने कुटुंबियों से तंग आकर परदेश जा रहे हैं। मेरे पति के कई शत्रु हैं, इसीलिए मैंने इसे पिटारे में छुपा रखा है। कृपा कर हमें इस नगर में रहने की अनुमति दें। राजा ने उन्हें नगर में रहने की अनुमति दे दी और वे वहां पति पत्नी की तरह रहने लगे। इधर कुएं में गिरा हुआ ब्राह्मण कुछ साधुओं के पास पहुंचा और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण उसी नगर में लौट आया जहां उसकी पत्नी लंगड़े युवक के साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का सामना हुआ और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बात राजा तक पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह कौन है? ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरे पति का शत्रु है, इसे मारने आया है, कृपया इसे सजा दें। राजा ने ब्राह्मण को सजा देने का आदेश दिया। तब ब्राह्मण बोला, महाराज, जो भी सजा आप देंगे मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। इस स्त्री से जो कुछ भी मेरा है मुझे वह दिलवाइए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, क्या तुमने ब्राह्मण का कुछ लिया है? ब्राह्मणी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, यह झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा, तूने मेरी आधी जान ली है, यह बात भगवान का साक्ष्य है। अब भगवान से डर, अन्यथा बुरा परिणाम होगा। ब्राह्मणी यह सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वह मैं तुझे वापस करने का वचन देती हूँ। ये कहते ही ब्राह्मणी गिर पड़ी और वहीं मर गई। ब्राह्मण की आधी जान अब वापस उसे मिल गई थी। ब्राह्मण ने राजा को सारी कहानी सुनाई।
राजा ने लंगड़े युवक को जेल में डाल दिया। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। जिसने आपका भला किया हो उसके प्रति आभारी रहना चाहिए। रिश्तों में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। किसी से धोखा न करें। राजा वीर प्रताप सिंह के राजमहल में एक सुंदर बगीचा था, जिसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। लेकिन उनमें से लाल गुलाब के फूल राजा को सबसे अधिक प्रिय थे। उन्होंने माली को विशेष रूप से इन फूलों का ध्यान रखने का आदेश दिया था। राजा जब भी बगीचे में टहलने आते तो लाल गुलाबों को देखकर प्रसन्न हो जाते। परंतु कुछ दिनों से उन्होंने देखा कि लाल गुलाबों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य ही कोई इन फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने तुरंत बगीचे की सुरक्षा के लिए पहरेदारों को तैनात कर दिया और आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब तोड़ते हुए पकड़ा जाए उसे तुरंत उनके समक्ष पेश किया जाए। पहरेदार सतर्कता से बगीचे की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और एक दिन चोर पकड़ लिया गया। यह कोई और नहीं बल्कि मंत्री सोमेश्वर का पुत्र आरव था। जैसे ही यह खबर मंत्री के घर पहुंची, उनकी पत्नी घबरा गई और सोमेश्वर से अनुरोध करने लगी कि किसी भी तरह उनके पुत्र को राजा से क्षमा दिलवाए। सोमेश्वर तुरंत राजमहल की ओर चल पड़े ताकि राजा के सामने पेश होने से पहले वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते में उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए एक योजना बनाई। जब वे बगीचे में पहुंचे तो देखा कि पहरेदार आरव को राजा के समक्ष ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने अपने पुत्र से बात करने की कोशिश की तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब वे उससे केवल बंदी गृह में मिल सकते हैं। सोमेश्वर असहाय खड़े थे और अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाते हुए देख रहे थे। आरव जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बचा लीजिए, कृपया कुछ करिए। सोमेश्वर ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारी तेज बुद्धि ही तुम्हें बचा सकती है। उसका उपयोग करो। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसे समझ में आया कि तेज बुद्धि का अर्थ है तुरंत कोई चतुराई दिखाना। उसने एक उपाय सोचा और रास्ते में धीरे धीरे गुलाब के फूल खाने लगा। जब तक पहरेदार उसे राजा वीर प्रताप सिंह के समक्ष ले गए, तब तक उसने सारे गुलाब खा लिए थे। राजा ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में ही चोरी करने लगे हो? बड़े होकर क्या करोगे? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो बस बगीचे से गुजर रहा था कि आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया। शायद वे आपकी प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, परंतु इसमें मेरा क्या दोष? यदि मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब होने चाहिए थे, लेकिन देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने देखा कि उसके हाथ खाली थे। पहरेदार भी हैरान थे कि गुलाब कहाँ गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि रास्ते में आरव सारे गुलाब खा चुका था। अब बिना किसी प्रमाण के यह सिद्ध करना असंभव था कि वह चोर है। राजा ने गुस्से में पहरेदारों को फटकार लगाई, एक निर्दोष बालक को पकड़ लाए हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि इसने चोरी की है? भविष्य में बिना प्रमाण किसी को पकड़ने की गलती मत करना। इसे तुरंत छोड़ दो। आरव को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि भविष्य में बिना अनुमति किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाती है। सोमेश्वर ने उसे समझाया और उसे क्षमा कर दिया। इस घटना से आरव को जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही संतान थी, एक सुंदर, चतुर और साहसी बेटी। किसान मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उसके सिर पर एक भारी कर्ज था जो उसने गांव के जमींदार से लिया था। समय बीतता गया, परंतु किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। जब भी जमींदार अपने पैसे मांगने आता
किसान विनती करके कुछ समय की मोहलत मांग लेता। धीरे धीरे वर्षों बीत गए, लेकिन किसान का कर्ज उतारने की स्थिति नहीं बनी। एक दिन जमींदार की नजर किसान की बेटी पर पड़ी। अब वह युवा और अत्यंत सुंदर हो चुकी थी। उसे देखते ही जमींदार के मन में एक नीच विचार आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। किसान और उसकी बेटी यह प्रस्ताव सुनकर सन्न रह गए। जमींदार अधेड़ उम्र का था, दिखने में कुरूप और क्रूर स्वभाव का था। किसान ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन यह इनकार जमींदार को नागवार गुजरा। उसने किसान को धमकाते हुए कहा, अगर मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम्हें तुरंत अपना कर्ज चुकाना होगा, वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। किसान की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कर्ज चुका सके। अंततः यह मामला गांव की पंचायत के पास पहुंचा। गांव के पंचों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और कुछ सोच विचार करने के बाद बोले, यह मामला कुछ कठिन है। किसान वर्षों से कर्ज नहीं चुका पा रहा है और अब इसे माफ करने की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी बेटी भी जमींदार से विवाह नहीं करना चाहती। इस स्थिति में हम एक निष्पक्ष तरीका अपनाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम यह निर्णय किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। यहाँ 2 थैले रखे जाएंगे, जिनमें एक में सफेद और एक में काला कंकड़ होगा। पहला, यदि किसान की बेटी काला कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी होगी और कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरा, यदि वह सफेद कंकड़ निकालती है तो उसे शादी नहीं करनी होगी और कर्ज फिर भी माफ हो जाएगा। तीसरा, यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल भेज दिया जाएगा। किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया, लेकिन उसकी बेटी शांति से सोचने लगी। तभी उसकी नजर जमींदार पर पड़ी। जब जमींदार जमीन से कंकड़ उठा रहा था, उसने देखा कि उसने धूर्तता से दोनों काले कंकड़ ही उठा लिए। इसका मतलब था कि कोई भी थैला चुना जाए, कंकड़ काला ही निकलेगा और उसे मजबूरन जमींदार से शादी करनी होगी। अब किसान की बेटी के पास 3 विकल्प थे। पहला, कंकड़ निकालने से इनकार कर दे, लेकिन इससे उसके पिता जेल चले जाएंगे। दूसरा, चुपचाप कंकड़ निकाल ले और जमींदार से शादी कर ले। तीसरा, पंचायत को जमींदार की धूर्तता के बारे में बता दे, लेकिन इससे भी सिर्फ दोबारा कंकड़ उठाने का मौका मिलेगा और निर्णय किस्मत पर ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वह लड़की चतुर और समझदार थी। उसने कुछ और ही सोचा। वह बिना घबराए आगे बढ़ी और जमींदार के थैले में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसने जानबूझकर उसे गिरा दिया। कंकड़ जमीन पर पड़े अन्य कंकड़ों में जा मिला। वह घबराने का नाटक करते हुए बोली, हाय, यह क्या हो गया? मैं यह नहीं देख पाई कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। अब हम कैसे पता करेंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था? यह सुनते ही पंच विचार करने लगे। एक पंच बोले, कोई बात नहीं, यह तो बहुत आसान है। जो कंकड़ थैले में बचा है वह देख लेते हैं। निकाला हुआ कंकड़ इसका उल्टा होगा। पंचों की बात सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। उसने चालाकी से दोनों काले कंकड़ रखे थे, लेकिन अब उसकी धूर्तता खुद उसके ही खिलाफ हो गई थी। पंचायत ने थैले में से बचा हुआ कंकड़ निकाला, जो कि काला था। इसका मतलब था कि लड़की ने सफेद कंकड़ उठाया था। गांव वालों ने खुशी से ताली बजाई। पंचायत ने घोषणा की, क्योंकि किसान की बेटी ने सफेद कंकड़ निकाला था, इसलिए वह जमींदार से शादी नहीं करेगी और किसान का सारा कर्ज माफ किया जाता है। जमींदार अपनी धूर्तता के कारण स्वयं फंस गया और उसकी योजना नाकाम हो गई। उसने गुस्से में वहां से भागना ही बेहतर समझा। किसान ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। गांव के लोग भी उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत आए, घबराने की बजाय शांत दिमाग से सोचना चाहिए। हर समस्या का हल होता है, बस सही सोच और सूझबूझ की जरूरत होती है। हमेशा हिम्मत और समझदारी से काम लें तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है।